Good morning to all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, गोस लॉ किया था, रिडक्शन ऑफ ए कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गोस लॉ एंड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। वो एप्लीकेशन क्या थी हमारी, चार्ज्ड वायर के कारण, जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी उसके कारण जो हमने फील्ड निकाला था। ठीक है, तो आज हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ए गोस लॉ। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, जब हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण फील्ड सोल्व किया था। ठीक है, फील्ड निकाला था। अब हम निकालते हैं सेकंड एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू एन स्फीयर्स। ठीक है, यानी चार्ज स्फीयर के कारण। ठीक है, फील्ड ड्यू टू एन चार्ज स्फीयर। अब देखो, जो हमारे स्फीयर्स होते हैं, चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के आते हैं। एक तो होता है हमारे होलो स्फीयर्स, होलो, जिनको हम शेल भी बोलते हैं। होलो स्फीयर जिसके अंदर मान लिया कि अगर हम चार्ज दें तो वो अपने कुछ वॉल्यूम ना बनाए। होलो वही तो चीज होती है जिसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, वही ऑब्जेक्ट होती है, वही स्फीयर्स होते हैं। तो एक तो होंगे हमारे होलो स्फीयर्स जिसको हम शेल भी बोलेंगे। ठीक है, इनको चार्ज स्फेरिकल शेल भी लिखा जाता है कई बार बुक्स में। ठीक है, और दूसरे होंगे हमारे सॉलिड स्फीयर, जिसको सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। इसमें भी देखो, जो ये होलो स्फीयर्स आएंगे इसमें हमारे दो स्फीयर बनेंगे। एक तो बनेंगे हमारे कंडक्टिंग स्फीयर्स। कंडक्टिंग स्फीयर्स मतलब जैसे अगर हम जो चार्ज देंगे वो सारे के सारे चार्ज को उस सरफेस पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे। ठीक है, और दूसरे होंगे नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग जो ऐसा नहीं करते, नॉन कंडक्टिंग। इसमें भी जो सॉलिड स्फीयर होते हैं इसमें भी दो टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है हमारा कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा बनता है हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फर्स्ट इज कंडक्टिंग एंड सेकंड इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। ठीक है, अब देखो, इसमें जो हमारे दो टाइप के स्फीयर बनेंगे उनके कारण हम फील्ड निकालेंगे, किसका यूज करके, गोस लॉ का। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि होलो स्फीयर के कारण जो है, जो हम जिसको हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, उस होलो स्फीयर के कारण हमारा क्या फील्ड होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम करते हैं, साइड में लिख देते हैं होलो, जिसको हम शेल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले हमने मान लिया कि हमने कोई होलो स्फीयर ले लिया इसी तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारा होलो स्फीयर है, जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे चार्ज को इस तरीके से इसके अंदर जो सरफेस है इसके अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो ये हमारा चार्ज होगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट हम कंडक्टिंग बात करें कि हमारा कंडक्टिंग है सरफेस, जो स्फीयर है। ठीक है, जो हमारा स्फीयर वो हमने कंडक्टिंग दिया फर्स्ट। अब देखो इसमें जो सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब इसमें पहली कंडीशन हम लेंगे इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर। जो हम पहले होलो स्फीयर की बात करेंगे उसमें भी हमारे दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा आउटसाइड द स्फीयर एंड सेकंड बनेगा इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर यानी अगर हम जो चार्ज देंगे, यानी जो हमारा पॉइंट पी पे जहां पे हमें फील्ड निकालना है वो एक बार तो हमारे सरफेस से बाहर हो सकता है और सेकंड केस में सरफेस जो हमारा जो स्फीयर है उसके अंदर हो सकता है। तो आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, तो इसमें भी दो केस बनेंगे इनसाइड द स्फीयर। तो पहले फर्स्ट केस करते हैं, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब देखो आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं कि मान लिया यहाँ कहीं पे इससे पॉइंट P है बाहर की तरफ, ये पॉइंट P। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये क्या है, सरफेस पे है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी उस एरिया के अंदर कितना जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, वो हमारी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका यूज हम करेंगे इसमें क्योंकि हमारा सारा चार्ज किसके ऊपर है, सरफेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आउटसाइड द स्फीयर। तो हमने पॉइंट P अब की बार क्या लिया, बाहर की तरफ लिया, क्योंकि हमें पॉइंट P पर फील्ड निकालना है। इन चार्जेस के कारण पॉइंट P पर क्या फील्ड होगा, तो ये जो पॉइंट P है इसको हम, जो हमारे स्फीयर की रेडियस उसको कैपिटल R मानते हैं और पॉइंट P से जो डिस्टेंस इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां से पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, इस पॉइंट P के ऊपर क्या फ्लक्स आएगा, इस चार्ज स्फीयर के कारण जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, E डॉट dA।
अब दोनों हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का साइन लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया वेक्टर, जो एरिया क्वांटिटी वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जो एरिया वेक्टर, ठीक है। अब जो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा जो चार्ज के रेडियली आउटवर्ड लगता है, ठीक है, इसमें रेडियली का यूज करेंगे क्योंकि अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉइंट पी यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम मान लिया यहाँ पे पॉइंट पी ले इस तरफ, तो इस तरफ ही हमारा फील्ड होगा, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली है, ठीक है, यानी रेडियस के साथ वो क्या करेगा, वेरी करेगा। मान लिया एक बार रेडियस इधर आ जाएगा, अगर रेडियस को इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस चार्ज से आउटवर्ड लगेगा इस तरीके से, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमें पता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये इस डायरेक्शन में अगर हम कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमारा परपेंडिकुलर यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, अगर हम इसको सॉल्व करें डॉट को, जब डॉट को सॉल्व करते हैं तो EDA cos थीटा आता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो EDA cos थीटा बनेगा। अब जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0, cos 0 कितना होता है 1, तो EDA डॉट को सॉल्व कर दिया तो यहाँ से EDA बचेगा, तो यहाँ से जब हमारा फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, EDA, और जो एरिया है इस स्फीयर का वो क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये जो फाई है देखो E, अब जो एरिया है इसको हम क्या लेंगे, इसका लेंगे, यानी 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ये जो r है यानी 4 पाई r स्क्वायर, इस जो ये हम ये लेंगे क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है वो दूर है, यानी यही तो हमारा डिस्टेंस है, ये जो एरिया है इस वाले का निकालना है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, तो हम E 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए हम ये वाली रेडियस लेंगे, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q बाई 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होता है Q इनसाइड द स्फीयर, जो हमारा चार्ज है इनसाइड स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर, ये होता है गॉस लॉ। E यानी फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये होता है गॉस लॉ। अब देखो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जो सारा का सारा चार्ज किस पे है, सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से जब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हमने इसमें क्या यूज किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, और एरिया हमारा क्या लेंगे, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया यानी 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें कैपिटल R हमने क्यों ली, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे हमारा क्या था, चार्ज था, है ना। अब हम क्या यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस, ये वाली सरफेस को यूज करेंगे, ये गॉसियन सरफेस ही है ना जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेम। गॉस लॉ में सर ने हमें ये भी बताया था कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे, मतलब सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर वो सेम होगा, इसलिए ये हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज जब हम निकालेंगे यहाँ से तो सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, तो हम ये वाली रेडियस लेंगे उसके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर लिया, यहाँ पे हमने स्मॉल r स्क्वायर लिया था क्योंकि हमें फ्लक्स इस पॉइंट पे चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने स्मॉल r लिया था, और इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल R लिया क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का चार्ज देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हम यूज करेंगे ना इसका गॉस लॉ का, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड की जगह पे हम ये लिखेंगे, ये यानी सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखो यहाँ से ये आया, अब हम यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब हम अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर
और ये स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से ये आ रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट, जो हमने स्फीयर में जो हमारी रेडियस ली थी ये भी हमारी कांस्टेंट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी हमारी कांस्टेंट होती है ना, पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है वो एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। तो ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट आ गई, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली रिलेट कर गया किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन जो हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया था ना आउटसाइड द स्फीयर, इसके इनवर्सली रिलेट कर दिया। यानी जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हमारा कम होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो आया, यहाँ से जो ग्राफ आया हमारा आउटसाइड द स्फीयर में, यहाँ से देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि अगर हम आउटसाइड द स्फीयर वाला ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा। देखो ये होगा हमारा E, ठीक है, ये होगा हमारा R, तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि E जो है R के इनवर्सली रिलेट कर रही है, तो इसलिए इनवर्सली रिलेशन आ जाएगा और इस तरीके से हमारा आउटसाइड द स्फीयर आ जाएगा। तो ये तो हमारा आउटसाइड द स्फीयर था। अब हम करते हैं इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब देखो पहले हमने दो पार्ट्स किए थे ना स्फीयर के, एक तो हमने लिया था आउटसाइड द स्फीयर और दूसरा अब हम लेंगे कि इनसाइड द स्फीयर, यानी जब हमें फील्ड निकालना हो उस स्फीयर के अंदर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इनसाइड द स्फीयर यानी स्फीयर के अंदर अगर हम निकालेंगे, देखो ये था हमारी चार्ज सरफेस, ठीक है। अब देखो ये थी हमारी चार्ज सरफेस। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कहीं यहाँ पॉइंट P पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हमें सरफेस के अंदर चार्ज मतलब पॉइंट P पे हमें फील्ड निकालना है, ये हम मान लेते हैं। यानी पहले वाले केस में क्या बना था R इज ग्रेटर देन R, है ना, अब इसमें क्या बन जाएगा R इज लेस देन R, क्योंकि इसको हम R लेंगे और यहाँ से पूरे ये वाले डिस्टेंस हम कैपिटल R लेंगे, है ना, तो R देखो यहाँ से लेस देन R हो गया ना। अब देखो इसमें इनसाइड द स्फीयर हम कर रहे हैं, अब देखो हमारा जो चार्ज है जो फ्लक्स आ जाएगा E × 4 pi R स्क्वायर, वो क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो ये हो गया। पहले अगर हम देखेंगे कि हमने जो चार्ज सरफेस पे देखा था प्रीवियस जो हमने करवाया था ना आउटसाइड द स्फीयर वाला, उसमें तो हम इसी वाले आउटसाइड के कारण निकाले थे, अब हम निकाले इनसाइड द स्फीयर। अब देखो क्या स्फीयर जो इसके अंदर क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कोई फील्ड भी नहीं होगा। सॉरी यहाँ तक थी ना, अगर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है इसके इस सरफेस के अंदर, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कोई फील्ड भी नहीं है। अगर फील्ड नहीं है तो इसकी जो फील्ड आ जाएगी, यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है तो फ्लक्स क्या देगा, फील्ड तो तभी दे सकते, फ्लक्स तो तब देगा ना अगर उसके अंदर कोई फील्ड हो, पॉइंट P गिवन मतलब उस तरीके से अगर कोई चार्ज हो तो ही वो फील्ड देगा और तो ही उसके कारण फ्लक्स निकलेगा। तो जब अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या देगा, तो इनसाइड द स्फीयर हमारा जो फ्लक्स आया वो क्या आया, 0, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास चार्ज की वैल्यू आई थी, लेकिन इनसाइड द स्फीयर हमारे पास कोई फ्लक्स की वैल्यू नहीं है। अब देखो इन दोनों का ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर निकाला हमने और आउटसाइड द स्फीयर, दोनों हम पार्ट निकाले हमने। अब देखो इन दोनों के कारण हम ग्राफ देखते हैं। देखो आउटसाइड द स्फीयर के कारण, आउटसाइड द स्फीयर के कारण हमारे पास क्या आया था, हमारे पास E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर ये आया था, ये आउटसाइड द स्फीयर के कारण आया था। इनसाइड द स्फीयर के कारण हमारे पास ग्राफ क्या आया, सॉरी हमारे पास वैल्यू क्या आई इनसाइड द स्फीयर के कारण, दैट इज 0, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू आई थी। अब देखो इन दोनों के कारण हमारा क्या ग्राफ बनेगा, इन दोनों के कारण हमारा अलग अलग ग्राफ बनेगा। अब देखो वो क्या ग्राफ बनेगा, ये वाला हम मिडिल पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे जो R है उस यानी हमारा जो फ्लक्स है यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये पीक पॉइंट है जहाँ पे हमारा फील्ड मैक्सिमम हो सकता है जब हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। अब देखो हमारा आउटसाइड यानी ये जो चीज है ये R इज इक्वल टू R, ये वाला तो R इज ग्रेटर देन R बनेगा और ये वाला R इज लेस देन R बनेगा।
ये जब r ग्रेटर देन r था तब हमारा क्या था, आउटसाइड द स्फीयर। तब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, 1/r² था, यानी जो हमारा फील्ड है वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इनसाइड द स्फीयर लिया तो हमारा फील्ड क्या था, 0, फ्लक्स 0 आया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली, यहाँ पे हमारा फ्लक्स 0 था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड r के साथ वैरी कर रहा था 1/r² इनवर्सली रिलेशन में, तो इसलिए हमारा ग्राफ ये कुछ इस तरीके से बना। तो ये ग्राफ किसके थे, जब हमने फ्लक्स निकाला आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर हमारा जो फ्लक्स था वो 1/r² आया था, यानी जो फील्ड की वैल्यू है वो 1/r² आई थी, और जो इनसाइड द स्फीयर हमने लिया था हमारे फ्लक्स की वैल्यू 0 आई थी, इसलिए इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में, क्योंकि r इज लेस देन r था, इसका मतलब ये वाला पार्ट इनसाइड द स्फीयर था, इनसाइड द स्फीयर हमारे पास फ्लक्स यानी फील्ड हमारी 0 आई थी, है ना, इसीलिए हमारा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे दो स्फीयर्स बने, एक तो हमने कंडक्टिंग लिया, एक हमने नॉन कंडक्टिंग लिया, और हमने आउटसाइड द स्फीयर लिया और इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। ये हमारे कौन से थे, होलो स्फीयर्स, है ना। हमने चार्ज दिया और सारा का सारा चार्ज किस पे चला गया था, सरफेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। अब देखो सॉलिड स्फीयर, अब देखो जो सॉलिड स्फीयर होंगे, यानी अगर हमारा जो चार्ज ये जो स्फीयर्स होंगे, ये देखो सॉलिड है, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली, यानी ये तो हमें पता ही था। अगर हम गॉस लॉ का यूज करते हैं ना, इसका मतलब चार्ज में सिमेट्री होनी चाहिए, ये तो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब देखो हमारा ये सॉलिड स्फीयर है, अब देखो इसमें क्या होगा, जब हम इसको चार्ज देंगे तो क्या करेगा ये, क्या चार्ज होलो स्फीयर के अंदर तो ऐसा हो रहा था कि सारे के सारे चार्ज को सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये तो सॉलिड स्फीयर है, तो क्या होगा, चार्ज जो है देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज का कुछ नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पहले ही इसके अंदर है, तो चार्ज में कुछ ज्यादा इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। अब यहाँ से जो चार्ज है ये हमारे क्या है, मतलब हमने सॉलिड स्फीयर लिया तो इसका मतलब इसमें कुछ वॉल्यूम होगी, है ना, यानी इसमें हम यूज करेंगे रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, क्योंकि इसकी कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हम यूज करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी उस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज यूज हो रहा है, ठीक है। रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी रो इज इक्वल टू चार्ज हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सोल्व करते हैं, यानी हम इसमें जो है रो हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर तो उसकी कुछ वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम किसकी नहीं होती, होलो स्फीयर की, क्योंकि होलो होता है उसकी कुछ वॉल्यूम तो होती नहीं। तो हमने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिया है, सॉलिड स्फीयर में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, क्योंकि वो अपने कुछ वॉल्यूम देगा, है ना। अब देखो इसमें हम फ्लक्स का यूज करेंगे, देखो पहले हम आउटसाइड द, वही दो पार्ट बनाएंगे, पहले आउटसाइड द स्फीयर, पहले आउटसाइड द स्फीयर करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वही पॉइंट पी लिया, ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर बनेगा, ये हमारा स्मॉल आर बनेगा, यानी इसमें फर्स्ट केस क्या बनेगा, आर इज ग्रेटर देन आर, है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये बनेगा कि जब हमने आर ग्रेटर देन आर देंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या ली, इस चार्ज पे हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी हमें फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पर, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो इसके अंदर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है, तो इसके कारण हमारा फ्लक्स देखो क्या आ जाएगा, ई जो हमारा फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फील्ड है रेडियली होगा, इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो ई डी ए कोस थीटा को हम सिंपल यानी कोस 0 बनेगा, क्योंकि एंगल तो 0 है, तो इसको हम ई डी ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये जो है ई डी ए आ जाएगा फ्लक्स, तो यहाँ से ई और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगी वॉल्यूम, क्योंकि पहले इसी पॉइंट की मान निकालेंगे, तो 4 पाई आर। अब देखो हमारा क्या होगा, क्यू इनसाइड, क्योंकि हम इसमें गॉस लॉ का यूज करेंगे ना, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो गॉस लॉ का तो यूज होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अब देखो हम इस क्यू इनसाइड को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जो चार्ज है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी,
रो इंटू वॉल्यूम। अब इस स्क्वायर की वॉल्यूम हमें पता है क्या होती है 4/3 पाई आर की क्यूब, है ना। इसमें हम वॉल्यूम क्या लेंगे इस वाले स्फीयर की, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम तो इसी स्फीयर की चाहिए ना, ये वाले, कि हमारा क्वेश्चन सरफेस तो यही है, तो हमारी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम इस चार्ज की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, तो हम चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे रो इंटू 4/3, देखो थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड हम क्या लेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये आ जाएगा नीचे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यही तो हमारा घोंसला था, ठीक है, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से 4 पाई आर की क्यूब, ये बनेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा, यानी देखो यहाँ से रिलेशन आया रो आर की क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये भी हमारी कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी स्फीयर की, ये जो कैपिटल आर है ये भी कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी जो इसकी रेडियस स्फीयर की वो भी कांस्टेंट रहेगी, एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो क्या रिलेशन बना, इनवर्सली रिलेट किया आर स्क्वायर के साथ। जो हमारा होलो स्फीयर के अंदर जो हमने लिया था आउटसाइड द स्फीयर, वही हमारा किस में आया है सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम आउटसाइड द स्फीयर करते तो हमारे जो फील्ड की वैल्यू आती है वो हमेशा इनवर्सली रिलेट करेगी किसके साथ, जब हमने जिस डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी को रखा है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी हमारी वही वैल्यू है। अब देखो यहाँ से एक हो गया, अब हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, यानी ये वाली चीज लिख लेते हैं r इज लेस देन r, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे r इज लेस देन r। अब देखो जब हम इसको चार्ज देंगे, अब हम क्या कर रहे हैं इनसाइड द चार्ज, यानी ये वाली चीज को, यानी ये जो हमारा स्फीयर होगा हम यहाँ पे पॉइंट पी लेंगे, और अब की बार हमारा गॉसियन सरफेस ये बनेगी, ये r ये कैपिटल R, क्योंकि हमने r जो है अब की बार लेस देन r लेना है, ये हमारा कैपिटल R था, ये हमारा था कैपिटल R, यानी जो स्मॉल r है वो हमारे कैपिटल R से छोटा होगा अब की बार, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट P पर निकालना है, ये हमारा पॉइंट P पर, हमें इस पे फील्ड निकालना है। अब इसमें देखो फील्ड क्या बनेगा, क्योंकि इसमें तो हमारा ये बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली तो यही बनेगी, यानी ये हमारा फ्लक्स होगा ना, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड को हम वही निकालेंगे, क्यू इनसाइड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम हमारा क्या होगा 4/3 पाई। अब देखो इसमें क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर बनेगा स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसमें क्या बनेगा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लेनी है हमारी गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट P पे हमें क्या बनाई है हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस। अब जो हम गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो यहाँ पे r की क्यूब बनेगा, स्मॉल r की क्यूब बनेगा इसमें, क्योंकि हम अब की बार इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो इसी की तो वॉल्यूम हम लेंगे, तो इसकी वॉल्यूम हम ये यूज करेंगे 4 पाई स्मॉल r की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रो इंटू 4/3 पाई r की क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा रो इंटू 4/3, ये आ जाएगा पाई r की क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई, एक r से एक r कैंसिल, पूरा ये कट गया है ना। यहाँ से देखो रो r/3 एप्सिलॉन, ये रिलेशन था, यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन है, प्रीवियस में हमारे पास क्या रिलेशन आया था कि यहाँ पे नीचे क्या आया था आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके साथ डायरेक्टली रिलेट कर गया, E इज डायरेक्टली रिलेट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R। देखो यहाँ से ये रिलेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम ली थी ना वो इस स्फीयर के हम यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारी गॉसियन सरफेस है, तो इसलिए हमने 4/3 पाई r की क्यूब लिया, और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के साथ डायरेक्टली रिलेशन में आया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। प्रीवियस में इससे जो हमने निकाला था आउटसाइड द स्फीयर, इसी सॉलिड स्फीयर में, वो हमारा क्या था E इज इनवर्सली रिलेट कर गया था 1/r स्क्वायर से,
है ना। अब देखो इन दोनों का क्या ग्राफ बनेगा। पहले हमने क्या निकाला, सॉलिड स्फीयर का हमने आउटसाइड द स्फीयर निकाला, अब हमने निकाला इनसाइड द स्फीयर। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आई, यानी देखो हमारा जो ग्राफ बनेगा, पहले हमने आउटसाइड द स्फीयर, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, आउटसाइड द स्फीयर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वही आया था 1/r²। इनसाइड द स्फीयर क्या आया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है ना, क्योंकि हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में हमारा इनवर्स रिलेट कर दिया 1/r से। अब देखो इसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा, ये हमारा यहाँ पे r = r मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू r > r और ये वाली वैल्यू r <r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट चला जाएगा जब दोनों को इक्वल लेंगे। तो पहले r > r के लिए हमारा इनवर्सली डायरेक्टली ये था ना 1/r² के, तो हमारा ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा। और इसमें हमारा इनसाइड द स्फीयर के अंदर हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² की, यानी ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट जाएगी, और ये जो है कुछ इसी तरीके से, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड 1/r² के बना था, तो ये वाली इस तरीके से बनेगी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये हमारा r हो जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाली, एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ होलोस्फीयर के अंदर एंड सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर हमने दो पार्ट्स किए, आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि प्लेन शीट के कारण उसके ऊपर क्या फील्ड होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।